Good morning, class. Today we are going to revise or discuss Unit Third, Section 2, which is Meaning and Objectives की हम लोग बात करेंगे. यानी कि इकाई 3 जो है उसको हम लोग उसको दोहराएंगे और उसमें जो आपका सेकंड सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन जो था आपका मीनिंग टू इम्पोर्टेंस तक का, यानी कि स्कोप तक का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसी के आगे जो हमारा होगा नेक्स्ट जो है आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करेंगे. यानी कि लक्ष्य एवं प्राप्य उद्देश्य जिसको कहेंगे. इंग्लिश में जनरली क्या होता है कि एम इन ऑब्जेक्टिव्स लिखा रहता है या इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है. लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे हिंदी मीडियम में कई बार जो ऑब्जेक्टिव्स होता है आपका उद्देश्य कई बुक्स में लिखा रहता है इसका हिंदी में, और कई बुक्स में प्राप्य उद्देश्य लिखा रहता है. ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है उसको प्राप्य उद्देश्य करके बोलेंगे या संबोधित करेंगे. ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है. यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे एम इन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एम आपका हो जाएगा लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि प्राप्य उद्देश्य की बात करेंगे. तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे. बेसिकली आपके जो सिलेबस में हम लोग मेनली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लक्ष्य एवं प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि ये इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि दोनों में ही क्या मेन डिफरेंस है. लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ पढ़नी है उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं. तो जैसा कि आप कैमरे पे देख रहे होंगे चीज़ें, एम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, डेफिनेशन दी गई है, मीनिंग क्या होती है, एम ऑफ साइंस टीचिंग क्या है, यानी कि विज्ञान का जो पढ़ाई होती है या विज्ञान की टीचिंग का क्या एम है उसके बारे में चीज़ें दी गई हैं. ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हेडिंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट बताया गया है. इंट्रोडक्टरी पोर्शन जैसे हम लोगों ने एम के बारे में पढ़ा वैसे ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. यहाँ पे मीनिंग दी गई है. फिर जब हम लोग पढ़ लेते हैं कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद मीनिंग उसकी डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है एम इन ऑब्जेक्टिव्स की. तो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएंगी, आपको दिख रहा होगा 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. एम इन ऑब्जेक्टिव्स को लाइन खींच के 2 भागों में विभाजित किया गया है और कुछ चीज़ों पे बेस्ड हम क्या कर रहे हैं इसमें डिफरेंस देख रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या डिफरेंसेस. आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत सारे डिफरेंसेस इसमें हैं. क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं आपकी. देखिए एक जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो कम से कम 14-15 डिफरेंस दिए गए हैं. ठीक है, उसी तरीके से हमारी क्लास हमेशा से बायलिंगुअली चलती आ रही है. बायलिंगुअली हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे. तो हिंदी में आप देख सकते रहे हैं यहाँ पे एम इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस दिया गया है, यानी कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य. ठीक है, तो इसीलिए चीज़ों को बता रहे थे कि कई जगहों पे लक्ष्य लिखा रहता है, कई जगहों पे उद्देश्य लिखा हुआ है, या जब डिफरेंस की बात करेंगे तो कई जगहों पे. तो इसी तरीके से बिना कंफ्यूज हुए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये देख सकते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस हो जाता है आपका. किस तरह से क्या चीज़ें हैं इसके बारे में दिया है कि इसके कैसे ट्राइपोलर चीज़ें हैं. उसके बाद यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ एम दिया हुआ है, यानी कि उद्देश्यों क्या, उद्देश्य या लक्ष्य हम दोनों ही कह सकते हैं. लक्ष्यों का अर्थ या फिर जो भी उद्देश्य लिखा हुआ है यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में दिया मीनिंग एंड डेफिनेशन किस तरीके से क्या है, प्राप्य उद्देश्यों या फिर यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसका अर्थ एवं परिभाषा क्या क्या हो जाती हैं. फिर जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी इंग्लिश में दोनों में डिफरेंस. ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की जब हम लोग बात कर रहे थे उसी तरीके से हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या डिफरेंस हो जाते हैं. इसमें भी 8-9-10 एटलीस्ट डिफरेंस दिए गए हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो इस तरीके से यहाँ पे ये फिनिश होता है. तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा या आज का जो रिवीजन पोर्शन रहेगा हम लोग इसमें डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे और इसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे. तो फिर से शुरू करते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आ गया है एम की. हम लोग बात करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं या क्या कॉन्सेप्ट है या क्या डेफिनेशन है उसके बारे में देखते हैं हम लोग. ओके, तो हम लोग बात करेंगे एम की. यानी कि इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें परिचय की किस तरह से क्या चीज़ें हैं तो उसको हम लोग देखेंगे. द एम ऑफ साइंस टीचिंग इज नॉट द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ स्किल बट
to attain the understandings of relationship which connect the answer to the प्रॉब्लम्स। कहने का क्या मतलब हो जाता है कि एम ऑफ टीचिंग साइंस, जो साइंस के टीचिंग का जो एम है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी सूचनाएं हैं उनका संग्रहण करना या इकट्ठा करना या उसके बारे में चीज़ें जो हो जाती हैं, एंड अ फ्यू स्किल्स, और ना ही कोई कुछ विशेष कौशलों की बात होती है यहाँ पे, बट इसका क्या हो जाता है कि अटेन द अंडरस्टैंडिंग, उस समझ को या उस चीज़ को समझना, उस रिलेशनशिप यानी कि उस संबंध को जो कनेक्ट करती है जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके आंसर तक। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। द एम ऑफ साइंस टीचिंग इज नॉट टू द acquisition of informations and a few skills, but to attain the understandings of the relationship which connect the answer to the problem। तो ये एक बात हो जाती है आपकी। अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन एंड मीनिंग की, तो किस तरह से क्या चीज़ें आपके स्क्रीन पे दी गई हैं। द एम लुक फॉरवर्ड इनटू द स्टूडेंट्स कैरियर एंड लाइफ। ठीक है, बियॉन्ड द कोर्स वन कैन एक्सपेक्ट द एम ऑफ अ कोर्स to the relatively more long term than the objectives of that same course। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाती हैं, किस तरीके से हम लोग देखेंगे। एम ऑफ टीचिंग साइंस के जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉइंट के थ्रू हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। साइंस इज इंक्लूडेड इन स्कूल करिकुलम बिकॉज एजुकेशन इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट इट। अब यहाँ पे टीचिंग ऑफ साइंस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका क्या एम हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा कहता है कि साइंस इज इंक्लूडेड इन, जो भी स्कूल के पाठ्यक्रम हैं या जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कह सकते हैं स्कूल में करिकुलम में ऐड की गई या इंक्लूडेड की गई या सम्मिलित की गई। क्यों? क्योंकि बिना साइंस के जो है उनका स्टडी जो है या इस तरीके से कह सकते हैं कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, एजुकेशन जो है वो शिक्षा बिना साइंस के यानी कि बिना विज्ञान के कंप्लीट नहीं होगा। साइंस इज इंक्लूडेड इन स्कूल करिकुलम बिकॉज एजुकेशन इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट इट। तो ये एक बात हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि इट इज टॉट टू familiarize pupils with the environment and natural phenomena occurring in it। अब यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना क्या हो जाते हैं, जो भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं एनवायरमेंटल से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें को भी इसमें क्या किया जाता है यहाँ पे टॉट, यानी कि पढ़ना लिखना है या उन सब चीज़ों के समक्ष लाना या उनसे इंटरेक्ट कराना, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि द एम इंट्रोड्यूसिंग साइंस इन स्कूल इज नॉट टू turn out scientists but to import liberal education। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि साइंस को स्कूल करिकुलम में ऐड करने का ये मतलब है कि वैज्ञानिक ही स्टूडेंट्स को बनाना, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे ऐड करने का यह मतलब होता है। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि लिबरल एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना। तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है टू यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरीके से और भी पॉइंट देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं। कंक्लूजन के तौर पे हम किस तरीके से यानी कि निष्कर्ष के तौर पे हम किस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। एज वी गो थ्रू द एम वी कैन सी दैट एम ऑफ साइंस टीचिंग इज टू मेक इट सोसाइटी ओरिएंटेड, ऑल्सो टू inculcate aesthetic sense and increase the level of inquisitiveness and interest so that the learner can focus on the scientific process skills। तो ये एक बात हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं इनकी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो जाते हैं, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि हम लोग बात करेंगे जब प्राप्त उद्देश्य की, तो क्या चीज़ें किस तरीके से हो जाती हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट का जब हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस करिकुलम इज ऑन डेवलपिंग अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस क्या हो जाती है, जागरूकता अमंग द लर्नर अबाउट द इंटरफेस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, जो भी उन टेक्नोलॉजीज हैं एंड सोसाइटी, सेंसिटाइज देम स्पेशली टू द
issue of environment and health and enable to acquire practical knowledge। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। जब हम लोग बात करते हैं मीनिंग की किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं, objectives are more precious and specific in nature. They are formulated at micro level. They are the responses to the inquiries of what will be achieved after the teaching of particular topic is finished. Thus they are definite, specific, clear and achievable. The evaluation of the achievement is also easily verified by teacher। तो ये एक बात हो जाती है जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राप्त उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो जो हमारा मेन मुद्दा है, यानी कि जो मेन टॉपिक है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करेंगे। यानी कि लक्ष्य एवं प्राप्त उद्देश्य में क्या अंतर है, या अगर दूसरा हम बात करें एम को लक्ष्य, बार बार चीज़ों को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जहाँ भी एम लिखा होगा तो हिंदी के जो बच्चे हैं या हिंदी में इसकी मीनिंग जो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी रहती है। यानी कि एम का कहीं कहीं लक्ष्य भी लिखा रहेगा और कहीं कहीं उद्देश्य भी आप कई बुक्स में देख सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स को उद्देश्य भी लिखा रहता है कई बुक्स में और कई जगह प्राप्त उद्देश्य। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम किस तरह से चीज़ों को देखेंगे, एम इन ऑब्जेक्टिव जब हम लिखेंगे या पढ़ेंगे तो एम को लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त उद्देश्य मान के चलेंगे, या इसको इसी तरीके से कहेंगे। कई बुक्स में ये चीज़ भी दी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे लक्ष्य एवं प्राप्त उद्देश्य की, यानी कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे। उसको देखते हैं कि किस तरह से क्या दोनों में मेन डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है दीज आर लॉन्ग टर्म। और जब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ में यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो दीज आर फॉर स्पेशल एंड शॉर्ट टर्म गोल। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको नाम से टर्म के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो हमारा एम होता है वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, जबकि जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ये एक स्पेसिफिक या शॉर्ट टर्म की बात करता है, यानी कि बहुत कम टाइम इसमें लगता है। बहुत जब हम लोग एम की बात करते हैं तो ये दीर्घकालीन होता है, यानी कि लंबा समय लेता है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। दूसरा डिफरेंस है जब हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट इसमें ये आता है कि दे आर डिसाइडेड टू मैक्रो लेवल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे माइक्रो का जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाता है कि मैक्रो, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट जो सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है दे आर डिसाइडेड टू मैक्रो MACRO मैक्रो लेवल, और दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है माइक्रो यानी कि MICRO लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। थर्ड पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज वेरी ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है। जब हम सेकेंड हाफ में बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की तो क्या चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे ब्रॉड है जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नैरो एंड स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि दे आर नॉट डेफिनिट एंड क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये निश्चित नहीं होते हैं और क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में दे आर डेफिनिट, ये निश्चित होते हैं, एंड क्लियर होते हैं। ठीक है, स्पष्ट होते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इट इज डिक्लेरेशंस ऑफ इंटर, दैट इज क्या चीजें हो सकती है इसमें, वाई आर सब्जेक्ट इज टॉट, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इट इज डिक्लेरेशंस ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें आ जाएंगी, दैट इज एग्जाम्पल किस तरह से हो जाएगा, व्हाट विल बी अचीव आफ्टर टीचिंग, यानी कि आफ्टर टीचिंग इसमें क्या चीज़ अचीव होंगी, क्या हम अर्जित करेंगे या क्या हमें प्राप्त होगा। सिक्स पॉइंट जिसमें आता है हमारा दे कैन बी अचीव ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो गोल हो जाएगा या जिसमें जो भी चीज़ें होंगी उसको एब्सोल्युटली यानी कि 100% अचीवेबल ये होता है, अचीव किया जा सकता है। जबकि ऑब्जेक्टिव्स की जब हम लोग बात करेंगे दे कैन बी अचीव्ड इजीली। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। फिर 7 पॉइंट इसमें आता है दे टेक लॉन्ग टाइम टू बी अचीव्ड, यानी कि शुरुआत में फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस की जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ था कि लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि दे
टेक लॉन्ग टाइम टू बी अचीव, यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए ये लंबा समय लेता है। फिर दूसरे में जब हम लोग देखते हैं कि दे कैन बी अचीव इन शॉर्ट स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एक छोटे कम और विशिष्ट टाइम में इसको अचीव किया जा सकता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस कैन नॉट बी इवेल्युएटेड प्रॉपरली, ये प्रॉपरली इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकित नहीं किया जा सकते, जबकि जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा दे कैन बी इवेल्युएटेड, ये मूल्यांकित किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या चीज आ जाती है कि दे आर सब्जेक्टिव, जबकि यहाँ पे क्या चीजें हो जाती हैं, दीज, यहाँ पे आपका ओके जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, दे आर सब्जेक्टिव, यानी कि ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिया है नोट्स में थोड़ा सा एक फॉल्ट आ गई है, यानी कि एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएंगी, जैसे दे आर सब्जेक्टिव्स होगा तो इसके में जो 9th वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर ऑब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव्स का जो अपोजिट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये यहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है, वस्तुनिष्ठता होती है इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है यानी कि आपकी व्यक्तिनिष्ठता हो जाती है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाएगी। यहाँ पे 9th वाला जो पॉइंट दिया हुआ है दे कैन बी इवेल्युएटेड, तो ये गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर सब्जेक्टिव, दे आर ऑब्जेक्टिव, तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है आपका 10th वाला, जिसको नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट इसमें आ जाता है, दे कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, कंप्लीटली हो गया। ठीक है, मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अचीवमेंट्स लाइक टीचर, फैमिली, सोसाइटी एक्सेट्रा। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, यानी कि ये सारे घटक हो जाते हैं या कारक हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या ये इस तरीके से मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर, यानी कि ये सारे जो भी कारक हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ के लिए। जैसे कि आपके शिक्षक हो जाएंगे, परिवार हो जाएगा, सोसाइटी है, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या चीज़ आ जाती है, किसी के सेकंड हाफ में जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो मेनली द सब्जेक्ट टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट टीचर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि जब हम लोग बात कर रहे थे एम की तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी आपकी, फैमिली, टीचर्स, सोसाइटी, ये तीनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, दे इंक्लूड गोल एज वेल एज अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड हाफ में जब हम लोग बात करते हैं तो दे इंक्लूड्स द एक्सपेक्टेड अचीवमेंट गोल, तो ये बात हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, दे आर कंसर्न विथ पर्पस, जबकि यहाँ पे किसी आ रहे हैं दे आर कंसर्न विथ आउटकम और अचीवमेंट, जो भी उपलब्धि होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि दे आर अ बिट वेग एंड फॉर्मल। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आर स्पेसिफिक एंड फंक्शनल। ठीक है, यानी कि एक विशिष्ट होंगे और क्रियात्मक, इस तरीके से कह सकते हैं। जो सेकेंड लास्ट हमारा पॉइंट आता है वो है दे आर नॉट सो रियलिस्टिक और रिलेवेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एंड रिलेवेंट नहीं होंगे, दे आर रियलिस्टिक एंड रिलेवेंट, जबकि यहाँ पे क्या जस्ट इसका अपोजिट होगा कि ये रियलिस्टिक और रिलेवेंट होंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दे आर थ्योरेटिकल, यानी कि सैद्धांतिक होते हैं, जबकि जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तो दे आर मोर प्रैक्टिकल, ये क्या होते हैं, ज़्यादातर व्यवहारिक होते हैं। तो ये बातें हो जाती हैं। उसी तरीके से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था हिंदी में यहाँ पे चीज़ें किस तरह से क्या दी हैं कि जब हम लोग बात करते हैं शिक्षा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्यों की, यानी कि लक्ष्य एवं प्राप्त उद्देश्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्य या उद्देश्य, साधन यानी कि मीन्स एंड साक्ष्यां यानी कि एविडेंसेस जो होते हैं, तीन ध्रुव स्पष्ट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें गई हैं, उद्देश्य है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव्स है, इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट है, यानी कि चेंज इन बिहेवियर जो भी आएगा उसके पहले यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस है। तो इस तरह से ट्राइपोलर आपका डायग्राम दिया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप से स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया के ये तीनों ध्रुव आपस में सहसंबंधित ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं। तो ये बात हो जाती है। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ एम की, यानी कि लक्ष्य या उद्देश्यों के
जब उनके अर्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो उद्देश्य उत प्लस दिश के योग से बना हुआ, जहाँ पर उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर तथा दिश का अर्थ होता है दिशा यानी दिखाना। ठीक है, इस प्रकार उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ हो जाता है उच्च दिशा दिखाना। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं, उसको देखिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्राप्त उद्देश्य का अर्थ है कि जब हम बात करते हैं तो प्राप्त उद्देश्य वह माध्यम है जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अपनी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समाज उसे संबंधित क्रियाओं की छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है और क्रमानुसार यानी कि एक सीरीज में इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरा करता जाता है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। देखिए, जैसे अभी हम लोग ने डिफरेंस की बात की थी, वैसे यहाँ पे हिंदी में भी डिफरेंसेस दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। एम इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या डिफरेंस हो जाते हैं। उद्देश्यों का अर्थ व्यापक होता है यानी कि ब्रॉड होता है, जबकि यहाँ पे हम लोग बात करें नैरो यानी कि संकुचित होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म होता है यानी कि दीर्घकालीन होता है, जबकि दूसरे हाफ में हम लोग बात करते हैं तो ये अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है कि उद्देश्य जो हम लोग लक्ष्य की जब हम लोग बात करते हैं तो अस्पष्ट तथा अनिश्चित होता है, जबकि यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे अनिश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या आ जाता है, इनकी प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जो होता है वो जिम्मेदार होता है, जबकि जब सेकंड हाफ की हम लोग बात करते हैं प्राप्त उद्देश्य की तो इसकी प्राप्ति की जिम्मेदारी केवल शिक्षक की ही होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था इस चीज़ को। फिर जब हम लोग बात करते हैं लक्ष्य यानी कि एम की, उद्देश्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो इनकी प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है, जबकि इसमें संभव होता है। इसका संबंध शिक्षा तथा भविष्य से होता है, जबकि जब हम लोग प्राप्त उद्देश्य की बात करते हैं तो ये शिक्षा में निहित होते हैं तथा शिक्षण से संबंधित होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष प्रकरण से ही होता है, प्रकरण यानी विशेष किसी टॉपिक। ठीक है, इनका स्रोत समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा संपूर्ण शिक्षा शास्त्र होता है, जबकि जब हम लोग प्राप्त उद्देश्य की बात करते हैं तो इनका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी होता है। फिर इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, जब हम लोग बात करते हैं एम की तो इसमें प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं उद्देश्यों का ही इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें ये उद्देश्य का ही एक भाग होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है, इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि इसमें सब्जेक्टिविटी होती है यानी कि व्यक्तिनिष्ठता होती है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, इसमें वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। लास्ट जो हमारा आता है वो ये है कि ये प्रत्येक समाज व राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, जब हम लोग एम की बात कर रहे होते हैं यानी कि लक्ष्य या उद्देश्यों की जब हम लोग बात करते हैं। जबकि हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की यानी कि प्राप्त उद्देश्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं कि प्राप्त उद्देश्य निश्चित होते हैं तथा प्रत्येक विषय या जो भी सब्जेक्ट है या प्रकरण यानी कि जो भी टॉपिक है उसके लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये एक बात हो जाती है, यानी कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस देखा कि किस तरीके से व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या डिफरेंस हो जाते हैं, तो उसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। एक बार फिर से देख लेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने बात की एम की, इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा कि किस तरह से एम का क्या कॉन्सेप्ट है या एम की क्या मीनिंग होती है, या जो हमारा नेक्स्ट था एम ऑफ टीचिंग साइंस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स की हम लोगों ने बात की, मीनिंग देखी, कॉन्सेप्ट देखा कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने इंग्लिश में देखा। फिर इसी तरीके से हिंदी में हम लोगों ने बात की कि किस तरह से ट्राइपोलर स्ट्रक्चर की को डिस्कस किया हम लोगों ने। फिर मीनिंग देखी यानी कि जो भी उद्देश्य है या लक्ष्य का क्या अर्थ होता है, प्राप्त उद्देश्य का क्या कॉन्सेप्ट या अवधारणा या अर्थ होता है। फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस तरीके से आज ओवरऑल हम लोगों ने कवर कर लिया है डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स का। तो ये एक बात हो जाती है। एग्जाम में भी आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो इस तरीके से दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आप बताएंगे ही, साथ ही साथ जो डिफरेंस हो जाता है उसको बहुत अच्छे से लिखना ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा, ताकि आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव हो और नंबर गेन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन लिखेंगे, चीज़ों को क्या कॉन्सेप्ट है या क्या मीनिंग हो जाती है उसको देने के बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सेपरेटली। फिर उसके बाद जब हम मेन
जो आएगा आपका डिफरेंस उसको लिखेंगे। तो हमेशा कोशिश करनी है कि हाफ करके और दोनों साइड में इस तरीके से डिफरेंस बताना है और क्लियरली चीज़ों को ध्यान से देखना है कि जिस बेसिस पे हम बता रहे हैं या फिर टाइम लिमिट पे बता रहे हैं या और जो भी बेस हम ले रहे हैं, तो उस तरीके से दोनों में डिफरेंस बताएंगे, तो अब आपका जाके जो आंसर होगा वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। और चीज़ों को आई थिंक सब भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। रिवीजन सेशन चल रहा है ऑलरेडी, क्लास में सारी चीज़ें बताई या पढ़ाई जा चुकी हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड किए जा चुके हैं। तो इस चीज़ को और क्लियर चीज़ों को समझाया गया आज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो आज का है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू क्लास। बाकी का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग आज फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास।